Hi everyone, my name is Diksha and welcome to the channel Need Fixer. Today we are going to discuss our third topic on this series about stamen, microsporangium and pollen grain. ठीक है, यानी कि आज हम पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्लांट्स के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर तुमने मेरे पिछले वीडियोस इस सीरीज के देखे हैं और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं तो तुम्हें पता होगा इस चैनल पे मैंने स्टार्ट की हुई है एक बहुत बेहतरीन सीरीज। अगर तुम्हारे मार्क्स 120 के आसपास कहीं आ रहे हैं तो वो बूस्ट होकर 300 प्लस चले जाएंगे, इवन 340 प्लस भी। ठीक है, तो इस सीरीज में मैं एक एक टॉपिक तुम्हें 1 बाय 1 कवर करवा रही हूँ और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो आज उसी का थर्ड टॉपिक मैं पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो दिस इज अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, जो होता है बेसिकली स्टेमन। स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, पहला होता है फिलामेंट, दूसरा होता है एंथर। फिलामेंट क्या होता है? एक लॉन्ग थिन स्टॉक होती है जो एंथर को सपोर्ट करती है, जैसे कि ये दिस इज थिन, थिन पतली है, लॉन्ग लंबी है, स्टॉक ऐसे करके स्टॉक एक किसी चीज से एक डंडी अटैच होती है, जैसे पत्ते के साथ लीफ के साथ अटैच होती है ना, उस तरह की होती है ये। सो दिस इज फिलामेंट और ये सपोर्ट करती है इस एंथर को। एंथर उसके ऊपर ऐसे टिका रहता है, दिस इज एंथर। तो दिस होल स्ट्रक्चर, ये दोनों को मिला के जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं स्टेमन। ठीक है, अब फिलामेंट तो लॉन्ग स्टॉक होती है, एंथर क्या होता है? एंथर एक बायलोब्ड, दो लोब वाला स्ट्रक्चर होता है एट द टॉप ऑफ द फिलामेंट। इस फिलामेंट के ऊपर दो लोब वाला एक स्ट्रक्चर अटैच्ड होता है, दैट इज एंथर। अब दो लोब यहाँ पे क्या मतलब हुआ? ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ब्रेड सैंडविच देखा होगा, एक ब्रेड की लेयर दूसरी ब्रेड की लेयर, है ना, तो ये दोनों लेयर ऐसे अटैच्ड रहती हैं। ठीक वैसे ही अगर हम 3D एंथर को इमेजिन करें तो एक लोब ऐसे, एक लोब ऐसे, ऐसे करके दो लोब आपस में अटैच रहते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बायलोब स्ट्रक्चर। जो ये फिलामेंट होता है ये थैलेमस से अटैच होता है। थैलेमस क्या होता है? थैलेमस एक बेस होता है फ्लावर का। जैसे ये एक फ्लावर है, यहाँ पे एंथर रहेगा, ठीक है, ये यहाँ पे अटैच रहता है, ये इसका फिलामेंट हो गया। ये यहाँ पे नीचे अटैच रहता है थैलेमस के साथ में। फ्लावर के जो सारे पार्ट्स होते हैं वो एक थैलेमस से अटैच होते हैं। ठीक है, इसी थैलेमस से ये फिलामेंट अराइज होता है, वहीं से ये अटैच होता है यहाँ पे नीचे बेस वाले पार्ट से। ठीक है, और ये अलग से कोई पार्ट नहीं है, ये फिलामेंट का ही पार्ट है, जस्ट फॉर अटैचमेंट। दूसरी बात, डिफरेंट स्पीशीज में, अलग अलग स्पीशीज में ये अलग अलग नंबर में हो सकते हैं, किसी में 2, किसी में 4, किसी में कितने भी, मतलब फिक्स नंबर नहीं है स्टेमेंस का एक फ्लावर के अंदर। प्लस इनकी लेंथ जो होती है, स्टेमन की जो लेंथ होती है ना, वो भी वेरी कर सकती है, उसकी लेंथ भी छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी फिक्स नंबर नहीं है, कोई भी फिक्स लेंथ नहीं है कि इतने से इतने सेंटीमीटर तक ये रहेगा, नहीं, लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वेरी कर सकता है। अब ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है एनसीईआरटी का डायग्राम, और एनसीईआरटी के डायग्राम कितने इंपॉर्टेंट है तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, तुम टॉपिक कर लो लेकिन डायग्राम छोड़ दो, तुम्हारा टॉपिक अधूरा है, तुम उस टॉपिक में नात पकड़ बना सकते हो। और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी तो आते हैं नीट में, तो डायग्राम्स को करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कॉन्सेप्ट को समझना। तो ये वाला डायग्राम तो मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पे एंथर है, ये वाला फिलामेंट है, दैट इज फॉर स्टेमन। सेकेंड वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एन एंथर। अब ये एंथर जो है ना, उसको 3D सेक्शन में कट कर दिया ऐसे। अब जैसे मान लो मैंने एक एप्पल का डायग्राम ड्रॉ कर दिया, वो एक प्लेन में एक बस सीधा साधा एक एप्पल का डायग्राम होगा ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके मैं बना दूंगी, लेकिन मैं बोलूंगी आपको कि आप हाथ में एप्पल को लेके कट करके उसके पार्ट्स को देखो वो कैसा दिखता है, तो वो डिफरेंट दिखेगा। हम पेपर के ऊपर एक 2D डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, उसमें हम सारे पार्ट्स को नहीं दे सकते, हम बस उसके नाम देख सकते हैं, इस पार्ट को ये कहते हैं, इस पार्ट को ये कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब उसको कट करके देखेंगे तो उसके अंदर की भी तो चीजें दिखाई देंगी। ऐसे ही इस एंथर को कट करके यहाँ पे एक डायग्राम 3D डायग्राम दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे जानने को मिलता है एंथर के अंदर एक्चुअल में क्या होता है। एंथर के अंदर ऐसे करके माइक्रोस्पोरेंजिया बने होते हैं, दीज आर माइक्रोस्पोरेंजिया।
जिनको हम पोलन सैक भी बोलते हैं। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है? एक सैक वो चीज होती है जिसमें पर्टिकुलर कोई चीज स्टोर होती है, डेवलप होती है। यहाँ पे पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। ये जो छोटे छोटे देख रहे हो, ये पोलन ग्रेन्स हैं। और प्लस एंथर में इस माइक्रोस्पोरेंजिया के 3D स्ट्रक्चर को अगर देखो, ऊपर से तो वो पाउच लाइक होता है, साइड में उसके होती है एक कट टाइप का होता है, ठीक है। उस कट में से जब ये पोलन ग्रेन ये एंथर मैच्योर हो जाता है ना, तो वो कट यहाँ से टूट जाता है, फट जाता है, और वहां से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ डेहिसेंस। डेहिसेंस मीन्स पोलन ग्रेन्स का रिलीज होना, ठीक है। तो दिस इज द 3D स्ट्रक्चर। और दूसरी बात बाइलोब्ड वाली भी बता देती हूँ। ये जो है ये इस मिड पार्ट से, मिड वाला जो पार्टीशन है, यहाँ से ये वाला और ये वाला, दीज आर 2 लोब्स। इनको 2 लोब काउंट करेंगे 3D स्ट्रक्चर में, ठीक है। और अब ये वाले क्या होते हैं आगे बताती हूँ। तो अब आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की। अभी तक हमने जाना स्टेमन यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का कैसा स्ट्रक्चर होता है। एक एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है, दैट्स इट। एंथर के अंदर क्या होता है बताती हूँ। एंथर एक जो टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर होता है, जो हम ये स्टडी कर रहे हैं, वो एक एंजियोस्पर्म का एंथर है। वो बायलोब्ड होता है, 2 लोब होते हैं, मैंने बताया अभी। हर एक लोब में 2 थीका होते हैं। दीज आर, ये देखो, ये जो है दिस इज 1 थीका, इसके पीछे है दूसरा थीका, फिर ये हो गया तीसरा थीका, फिर उसके पीछे है चौथा 4th थीका, ठीक है। अब इस डायग्राम में फिर से देखो, 2 लोब्स हैं, एक लोब ये है, एक लोब ये है। हर एक लोब के अंदर 2 थीका हैं। फर्स्ट तो ये रहा, इसके बिल्कुल पीछे दूसरा है। ऐसे ही दूसरे वाले लोब में भी पहला ये रहा सामने जो दिखाई दे रहा है, और इसके पीछे जो है, पीछे की साइड भी सेम जैसा सामने दिखाई दे रहा है, वो पीछे की साइड भी वैसा का वैसा ही है, वो उसका दूसरा थीकस है, ठीक है। तो एक लोब के अंदर कितने थीकस हुए? 2 थीकस। एक एंथर के अंदर कितने लोब हुए? 2 लोब। एक लोब के अंदर कितने थीका हुए? थीकस हुए 2 थीकस, ठीक है। इसलिए एंथर को डायथीकस भी बोलते हैं, ठीक है। सो एंथर जो एक टिपिकल एंथर होता है वो बायलोब्ड होता है और डायथीकस होता है। 2 थीका इन ईच लोब, लोब के अंदर थीका है। एंड एंथर एज होल स्ट्रक्चर इज कंटेनिंग 2 लोब्स, दैट्स व्हाई इट इज बायलोब्ड। समझ आई ये बात? कंफ्यूजन बिल्कुल यहाँ पे नहीं रखना है थीका और लोब के अंदर, ठीक है। अब इस थीका को एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव होता है, वो उसको 2 थीका में डिवाइड कर रहा है। दिस इज द ग्रूव, जो मैंने लाइन ऑफ डेहिसेंस बताया वही है वो ग्रूव, ठीक है। अब एंथर के अंदर क्या है? एंथर इज टेट्रागोनल 4 साइडेड स्ट्रक्चर। 4 साइडेड दिख रहा है, एक पीछे एक आगे, फिर एक पीछे एक आगे, ऐसे करके एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। 4 साइडेड स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्रागोनल। 4 साइड है, 2 आगे हैं 2 पीछे हैं, ठीक है। इट कंटेन्स 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। यहाँ पे है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। मुझे ये सब हटाना पड़ेगा ताकि मैं क्लियरली बता पाऊँ कि कौन से वाले माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो दिखाई दे रहे हैं ये ऐसे करके गोल गोल 4 स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं एक एंथर के अंदर। और इन माइक्रोस्पोरेंजिया का क्या काम है? पोलन प्रोड्यूसिंग चैम्बर्स होते हैं। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है और यहीं से पोलन प्रोड्यूस होते हैं। 2 इन ईच लोब, 4 होते हैं, एक लोब के अंदर 2 होते हैं, तो 2 लोब के अंदर 4 हो गए। किसकी बात हो रही है? माइक्रोस्पोरेंजिया की। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं इन्हीं को पोलन सैक्स बोला जाता है। पोलन सैक जो पोलन बनाता है, पोलन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दिस एक्सटेंडेड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एंथर। ये इतनी लेंथ में जो एंथर दिखाया हुआ है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया ऐसे ट्यूब की तरह अंदर पूरी लेंथ में होते हैं। उस पूरी ट्यूब के अंदर मान लो ये एक एंथर है, ठीक है। एक ट्यूब इधर है, एक इधर, एक इधर, एक इधर। हम ऊपर से देख रहे हैं, हमें 4 सर्कल दिखाई दे रहे हैं, वो है माइक्रोस्पोरेंजिया। अब वो माइक्रोस्पोरेंजिया एंथर की लेंथ तक एक्सटेंडेड है। उस पूरी लेंथ में, उस पूरी ट्यूब में क्या भरा हुआ है? उसमें पोलन भरा हुआ है, क्योंकि वहां पे पोलन का डेवलपमेंट होता है। होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लोब, थीका, माइक्रोस्पोरेंजिया, पोलन सैक, पोलन, सबका डिफरेंस समझ आया? सो आई टोल्ड यू बिफोर कि उस ट्यूब के अंदर पोलन ग्रेन्स फिल होते हैं, पोलन ग्रेन भरे होते हैं। अब आ जाता है एक यंग एंथर का स्ट्रक्चर। पहले तो एक यंग एंथर का स्ट्रक्चर है। अब ये यंग एंथर में तो ये लोब हो गए, राइट। हर एक में 2 थीका हो गए, 2 थीकास।
टीकास के अंदर यहाँ पे है माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। यही क्या होते हैं, पोलन सैक। यहीं पे बनता है पोलन, यहीं से प्रोड्यूस होता है पोलन। इतनी बात आई समझ में। अब क्या होता है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, इतना सा माइक्रोस्पोरेंजिया, ये माइक्रोस्पोरेंजिया को अगर हम और करीब से देखें और माइक्रोस्कोपिक इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके पास मेनली 4 लेयर्स होती हैं। चारों लेयर्स जानना बहुत ज़रूरी है, चारों का सीक्वेंस जानना बहुत ज़रूरी है, तो बड़े ध्यान से सुनना। पहली लेयर होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जहां भी नाम आए, कहीं की भी लेयर हो, वो आउटर लेयर होती है, हमेशा बाहर वाली, सबसे बाहर वाली, किसी भी बॉडी की बाहर वाली परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। ठीक है, तो एपिडर्मिस हो गई आउटर लेयर। देन इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है एंडोथीसियम। ये वाली तो है एपिडर्मिस, सेकंड वाली हो गई एंडोथीसियम। फिर आती है मिडल लेयर। मिडल लेयर एक नहीं होती, मिडल लेयर मल्टीपल होती है, 2-3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो अंदर वाली 2-3 लेयर्स को देखो, ये वाली को भी मिडल लेयर बता रखा है, इसको भी, तो ये दोनों लेयर क्या है, मिडल लेयर्स हैं। अब उसके अंदर जाके, इनफैक्ट उसके अंदर भी मिडल लेयर ही है। ठीक है, अब उसके अंदर ये वाली टेपेटम लेयर है। टेपेटम, ये जो जहां पे न्यूक्लियस दिखाए हुए ना, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, वो वाली लेयर है टेपेटम। और टेपेटम के अंदर यहाँ पे है माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब बताती हूँ ये पूरी कहानी। एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, उसके बाहर 4 लेयर है। सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीसियम, फिर उसके अंदर मिडल लेयर, लेयर नहीं लेयर्स, मिडल लेयर्स, फिर उसके अंदर है टेपेटम। टेपेटम के जस्ट अंदर होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर बनाने वाली, माइक्रोस्पोर की मम्मी वाली सेल। ठीक है, क्या मतलब है, पेरेंट सेल होती है, इसी से आगे माइक्रोस्पोर बनता है। ठीक है, एक पेरेंट सेल होती है, जब वो आगे मियोसिस करती है उसके बाद एक डॉटर सेल बनती है, दैट इज माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड उससे बना माइक्रोस्पोर, दैट इज अ डॉटर सेल। समझ आया। देखो, जैसे हम ह्यूमंस में पेरेंट्स के बच्चे होते हैं ना, हम सेल के पर्सपेक्टिव से भी, सेलुलर लेवल पे भी ये चीज देखने को मिलती है। एक सेल जो होती है, इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि सेल खुद का डेवलप, खुद आगे के आगे डिवाइड करती रहती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर मत करना। पर बस इतना कि जैसे एक पेरेंट से उसका बच्चा जनरेट होता है, वैसे ही एक सेल एज पेरेंट काम करती है, उसे हम मदर सेल बोल सकते हैं। वो मदर सेल के आगे डिवीजन होता है, रिप्रोडक्शन नहीं होता, डिवीजन होता है, डिवाइड होती है। वो सेल अपनी जो अंदर का कंटेंट है उसको 2 में बांट देती है, तो आगे जो बनते हैं उसको बोलते हैं डॉटर सेल। तो ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, अब आगे इस माइक्रोस्पोरेंजियम का कि हमने डायग्राम में बात कर ली है, तो क्या होता है, 4 वॉल लेयर्स होती है, 4 लेयर होती है। पहली होती है एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीसियम, तीसरी मिडल लेयर्स, 2-3 लेयर होती है मैंने बताया, और टेपेटम होती है इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर होती है टेपेटम। एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट, और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे बिनीथ एपिडर्मिस होती है एंडोथीसियम। जो बाहर वाली लेयर होती है वो क्या काम करती है, अब मान लो कोई प्रोसेस चल रहा है, उसके बाहर लेयर्स पे लेयर्स लगी हुई है, कवरिंग है, जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी उसका क्या काम होगा, एक्चुअल में प्रोटेक्शन का काम होता है। प्रोटेक्शन का काम ये यहाँ पे करती है, प्रिवेंट करती है इस अंदर वाली माइक्रोस्पोर मदर सेल को। यहाँ पे सारी लेयर्स के अपने अपने स्पेसिफिक काम है, तो जैसे ही लेयर का नाम याद करोगे उसके फंक्शन भी तुम्हें याद साथ में होनी चाहिए। एपिडर्मिस होती है प्रोटेक्शन के लिए, एंडोथीसियम होती है डेहिसेंस में हेल्प करती है, यानी कि जो एंडोथीसियम होती है ना, बाद में डिहाइड्रेट हो जाती है, सूख जाती है, तो वहां से वो फट जाती है, फट के उसके अंदर से पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, तो वही लेयर होती है, वही लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है पोलन ग्रेन को बाहर निकलवाने के लिए। सो दिस हेल्प्स इन डेहिसेंस, दैट इज पोलन रिलीज। तीसरी लेयर प्रोटेक्शन का काम करती है और बाद में डीजनरेट हो जाती है। ठीक है, जब एंथर मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, पोलन ग्रेन रिलीज कर रहा होता है, उस टाइम पे ये डीजनरेट हो जाती है। जो 4th लेयर है टेपेटम, दैट इज इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाली लेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करती है नरिशमेंट का काम। नरिश करती है किसको, डेवलपिंग पोलन को। अंदर जो पोलन डेवलप हो रहे हैं ना, उन्हें न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, उन्हें नरिशमेंट की ज़रूरत है, वो काम करती है टेपेटम। नरिशमेंट के लिए कुछ होना भी तो चाहिए देने के लिए, ऐसे तो नहीं, मतलब वो उनके सर पे हाथ तो नहीं घुमाती कि चलो चलो तुम्हें नरिश कर रही हूँ, नहीं, वो उनको कुछ प्रोवाइड करती है, वो चीज़ उसके पास होनी भी तो चाहिए। इसके पास होता है डेंस साइटोप्लाज्म, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस साइटोप्लाज्म होता है
और इसके पास होते हैं मल्टीपल न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस भी हो सकते हैं एक टेपिटम के पास। यहाँ पे टेपिटम जो होती है वो बायन्यूक्लिएट 2 न्यूक्लियस वाली सेल क्यों बनती है, क्योंकि वहां पे कंप्लीट सेल डिवीजन नहीं होता, वो उसका न्यूक्लियस पूरी तरह से 2 में बट नहीं सकता। ठीक है, अब आगे एक लास्ट पॉइंट इसमें बचता है माइक्रोस्पोरेंजियम में, एक टिश्यू होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। मैं डायग्राम में फिर से दिखाती हूँ, मैंने पहले इग्नोर कर दिया ताकि मैं इस टाइम पे बता सकूं। ये जो बीच में है ये टेपिटम के अंदर होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। मैम आपने तो कहा था टेपिटम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। रुक जाओ, ये जो टिश्यू होता है ना ये माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में बना होता है। ठीक है, ये टिश्यू ही क्या कंटेन करता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल होती है इसी टिश्यू के अंदर। इसी टिश्यू की कुछ सेल स्पेसिफाई हो जाती है पोलन मदर सेल बनाने के लिए। ठीक है, तो वहीं पे बनते हैं पोलन। आया समझ में? एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, शुरू से कहानी रिपीट कर रही हूँ जल्दी जल्दी। एंथर होता है, बाइलोब्ड होता है, 2 थीका वाला होता है, डाइथिकस होता है। हर एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, चारों कोनों पे 2-2 गोले इमेजिन कर लो। ठीक है, वो माइक्रोस्पोरेंजियम की 4 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपिटम। टेपिटम के अंदर होता है, अंदर ही अंदर होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, वहीं पे बनते हैं पोलन मदर सेल। वहीं पे उन्हीं पोलन मदर सेल की डिवीजन होके आगे बनते हैं पोलन। दैट्स इट फॉर स्टेमन। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो पोलन मदर सेल होती है ना, जो ये आगे पोलन बनाती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में प्रोसेस बाय विच पीएमसी यानी पोलन मदर सेल डिवाइड मियोटिकली, एक पीएमसी होती है, चाहे आप पीएमसी कहो यानी पोलन मदर सेल, चाहे तुम कहो एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये आगे करती है मियोसिस का डिवीजन। मियोसिस डिवीजन करके यहाँ पे बनते हैं माइक्रोस्पोर। ठीक है, यही माइक्रोस्पोर आगे जाके डेवलप होते हैं पोलन के अंदर। सो each PMC, हर एक पोलन मदर सेल प्रोड्यूस 4 माइक्रोस्पोर्स बाय मियोसिस। मियोसिस यहाँ पे होगा 1 and 2, 2 बार मियोसिस होता है। दूसरा मियोसिस करवाते हैं, मियोसिस 2 यहाँ पे होता है, तब ये जो एक सेल है ना यही फिर से 2 में डिवाइड हो जाएगी, है ना। मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बन जाती हैं। ठीक है, ये क्या बन गई, 4 माइक्रोस्पोर्स, 4 माइक्रोस्पोर सेल्स, इनको बोलते हैं टेट्राड, 4 का जोड़ा। ठीक है, 4 का ग्रुप। क्यों बोलते हैं टेट्राड, ये जब बनते हैं ना तो एक दूसरे से ऐसे चिपके रहते हैं, बाद में जब डिहाइड्रेट हो जाते हैं तब ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, सूख के एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दैट्स इट। सो द प्रोसेस बाय विच, रिपीट कर रही हूँ, द प्रोसेस बाय विच पीएमसी डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म माइक्रोस्पोर्स यानी कि पोलन। हर एक पीएमसी 4 सेल्स बनाती है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है बाय मियोसिस। ठीक है, जो ये पीएमसी होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड का जब मियोसिस हो जाता है तो आगे ये जो सेल्स होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, और जो मियोसिस 2 होती है वो सेल को तो 2 में डिवाइड कर देती है, लेकिन हैप्लॉयड ही होते हैं वो सारे के सारे सेल। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्लॉयड कौन कौन है, पोलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और हैप्लॉयड कौन है, माइक्रोस्पोर। चाहे माइक्रोस्पोर कह लो, चाहे माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल लो, चाहे पोलन बोल लो, ये सब के सब हैप्लॉयड है। दूसरी तरफ मैंने पोलन मदर सेल तो बता दिया जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, वही तो पोलन मदर सेल बनाता है, तो वो भी डिप्लॉयड होगा ना, क्योंकि इसी स्पोरोजिनस टिश्यू ने तो ये पोलन ग्रेन मदर सेल बनाई है जो कि खुद डिप्लॉयड है। अभी तक डिवीजन नहीं हुआ है, बस इस टिश्यू से निकलकर कुछ सेल्स ने डेवलप किया है खुद को पोलन मदर सेल की तरह। ठीक है, तो वो एक्चुअल में डिप्लॉयड है। अगर ये वाली सेल जब इनमें डिवीजन हो जाएगा तभी वो जाके हैप्लॉयड बनेंगे। ठीक है, सो पीएमसी इज डिप्लॉयड सेल, माइक्रोस्पोर टेट्राड सेल्स आर हैप्लॉयड,
As anther mature and dries, the tetrad separates into individual pollen grain. जब मैंने अभी बताया कि जब ये टेट्राड क्या होता है, जब मैच्योर हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं तो ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. A single microsporangium can produce thousands of pollen grain. माइक्रोस्पोरेंजियम वो ट्यूब के अंदर ऐसे स्पोरोजिनस टिश्यू भरे पड़े हैं, ऐसे पोलन मदर सेल भरे पड़े हैं और वो डिवाइड कर करके इतने सारे पोलन ग्रेन्स बनाता है हजारों में. ठीक है. और फिर जब वो माइक्रोस्पोरेंजियम हजारों पोलन ग्रेन से भर जाता है, वो आगे मैच्योर हो जाता है एंथर, फिर आगे वो डिहाइड्रेट होने के बाद वहां से फट जाती है वो लेयर और वहां से वो सारे के सारे पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं. और पोलन रिलीज होने के बाद क्या होता है, वो जाके पोलिनेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे मैंने स्टेमिन, माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोरोजेनस टिश्यू, पोलन मदर सेल, पोलन ग्रेन सबकी कहानी बता दी. सब एक एक चीज को आगे आगे डिटेल में खोला जा रहा है. सबसे पहले जब स्टेमिन के बारे में बताया तो एंथर की बात आई, एंथर को खोल के दिखाया तो आगे माइक्रोस्पोरेंजिया की बात आई. माइक्रोस्पोरेंजिया में जब पूरा हम घुस गए, वहां के सारे प्रोसेस पढ़ लिए, तो जब हम पता चला कि आगे जाके सबसे लास्ट में क्या बनता है, पोलन ग्रेन. तो अब बारी है पोलन ग्रेन को जानने की. पोलन ग्रेन होता है मेल गैमीटोफाइट. गैमीट नहीं है, गैमीटोफाइट है. गैमीटोफाइट वो होता है जो गैमीट को कैरी करता है, विच कैरीज गैमीट. यानी कि इस पोलन ग्रेन के अंदर और कुछ सेल प्रेजेंट है जो गैमीट होते हैं. ठीक है. तो गैमीटोफाइट और गैमीट का फर्क समझ आना चाहिए. तो कैसा होता है एक पोलन ग्रेन. एनसीईआरटी का डिस्क्रिप्शन है, पोलन की शेप स्फेरिकल. वैसे एनसीईआरटी में लिखा है कि डिफरेंट इसके शेप्स हो सकते हैं. ठीक है. साइज लेकिन स्पेसिफिक लिखा हुआ है 25 to 50 माइक्रोमीटर. इट्स माइक्रोमीटर. मिलीमीटर से, सेंटीमीटर से कंफ्यूज नहीं होना है. ऑप्शंस में तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए 2.5 to 5 सेंटीमीटर, 2.5 to 5 मिलीमीटर, 2.5 to 5 माइक्रोमीटर, 25 to 50 माइक्रोमीटर, ये मान लो ऑप्शंस दे दिए. ऐसे ही होते हैं ऑप्शंस, इतने ही कंफ्यूजिंग. तो करेक्ट ऑप्शन होगा 25 to 50 माइक्रोमीटर, 2.5 नहीं है. अब इस पोलन की भी लेयर्स होती हैं. ठीक है. इसकी भी वॉल लेयर्स होती हैं, दो होती हैं. पहली होती है एक्साइन बाहर वाली, दूसरी होती है इंटाइन अंदर वाली. तो बाहर वाली जो एक्साइन लेयर है ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की, और जो इंटाइन होती है वो बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन की. जो स्पोरोपोलिनिन की लेयर होती है बहुत टफ होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत कठोर होती है. ठीक है. और इतनी हार्ड होती है कि ये जल्दी से खराब नहीं हो सकती, टूट नहीं सकती, इसे डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है. ये रेजिस्टेंट होती है एसिड से भी, हीट से भी, एंजाइम से भी. तो क्या होता है, ये ऐसे कैसे प्रोटेक्ट करती रहती है पोलन ग्रेन को, इसी लेयर की वजह से. क्योंकि ये खराब नहीं हो सकती, किसी एसिड से खराब नहीं हो सकती, किसी हीट से ये जल बेकार नहीं हो सकती, कोई एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता. इसी कारण ये बना देती है एक पोलन को फॉसिल. फॉसिलाइजेशन हो जाता है उस पोलन का इस हार्ड लेयर के कारण. ठीक है. अब ये जब स्पोरोपोलिनिन की लेयर होती है, मैं बनाती हूँ यहाँ पे, एक पोलन ग्रेन होता है, उसकी अंदर वाली लेयर होती है इंटाइन. मैं यहाँ पे पोलन का एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ पोलन ग्रेन का. फिर हम यहाँ पे इसकी लेयर्स के बारे में समझ सकते हैं. ठीक है. ये होती है बाहर वाली लेयर, ये होती है एक्साइन स्पोरोपोलिनिन की, ये अंदर वाली इंटाइन सेलुलोज और पैक्टिन की. अब जो बाहर वाली लेयर है ना वो कंटिन्यूअस नहीं है, जैसे अंदर वाली लेयर क्या है, कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस मतलब बिल्कुल सारी की सारी कंप्लीट है. लेकिन जो बाहर वाली लेयर है ना एक्साइन, ये डिसकंटिन्यूअस है. यहाँ पे स्पेस खाली है, इस स्पेस को बोलते हैं जर्म पोर. जर्म पोर क्या करता है, जब ये पोलन ग्रेन जाके इसका पोलिनेशन हो जाता है, स्टिग्मा पे लैंड हो जाता है जब जाके, तब आगे टाइम आता है फर्टिलाइज होने का. तब यहाँ से जर्म पोर से ये जो इंटाइन लेयर है ये बाहर ऐसे ट्यूब की तरह बाहर निकलती हुई आती है. तो ये जर्म पोर, ये जो इंटाइन लेयर है ना अंदर वाली, ये इस जर्म पोर के अंदर से ऐसे ट्यूब की तरह बाहर निकलना शुरू हो जाती है ताकि वो पोलन ट्यूब बना सके. तो ये पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है जर्म पोर. आया समझ में. सो इसी वाली स्पोरोपोलिनिन वाली लेयर के अंदर होता है जर्म पोर. 3 एरियाज होते हैं वेयर पोलन ट्यूब ग्रोज, जहां से पोलन ट्यूब ग्रो होती है. ये पूरा प्रोसेस आगे बढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन में, अभी के लिए इतना काफी है. इनर लेयर जो होती है वो सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है. फ्लेक्सिबल होने के कारण ही वो अपना शेप चेंज करके वहां से जर्म पोर से बाहर आती है, एक ट्यूब बना लेती है जिसको पोलन ट्यूब बोलते हैं.
अब इस जो पोलन ग्रेन है ना, इसके अंदर दो टाइप की सेल होती है, वेजिटेटिव और जेनरेटिव। जेनरेटिव होती है स्मॉल वाली, ठीक है। वेजिटेटिव का काम होता है फूड स्टोर करना, इसके अंदर बड़ा सा लार्ज न्यूक्लियस होता है। जेनरेटिव जो होती है वो डिवाइड करके दो मेल गैमीट बनाती है, दो मेल गैमीट बनाती है जेनरेटिव सेल। सो एक पोलन ग्रेन की दो लेयर है यहाँ पे, वेजिटेटिव और जेनरेटिव। ये वाली बिगर होती है और ये स्मॉल होती है। मेल गैमीट कौन बनाती है? मेल गैमीट, जेनरेटिव सेल बनाती है मेल गैमीट। जब ये पोलन रिलीज होता है तो या तो ये 2 सेल्ड स्टेज पे रिलीज हो सकता है या 3 सेल्ड स्टेज पे। 2 सेल्ड स्टेज पे दो कौन सी सेल होती है? एक तो वेजिटेटिव, एक जेनरेटिव, ठीक है। ये बहुत कॉमन है, 60% स्पीशीज 2 सेल स्टेज पे ही शेड हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो 3 सेल स्टेज होती है, बाकी के बचे हुए जो होते हैं वो 3 सेल्ड स्टेज पे अपना पोलन ग्रेन रिलीज करते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो वेजिटेटिव सेल तो है ही, दूसरा ये जो जनरेटिव सेल मैंने अभी बताया था ना, ये बनाती है दो मेल गैमीट बनाती है। जब यही जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाती है और दो मेल गैमीट रिलीज कर देती है पोलन के रिलीज होने से पहले, दैट इज 3 सेल्ड स्टेज। तो या तो पोलन 2 सेल स्टेज पे रिलीज होगा, उसमें होगी वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल, या वो होगा 3 सेल स्टेज पे, वेजिटेटिव और जनरेटिव वाली जो आगे डिवाइड करके दो मेल गैमीट बनाती है, 3 सेल हो गए। सो आगे एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको देख लेते हैं। एक पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो, पहले पोलन ग्रेन एक नॉर्मल सेल है, मैं चोर नहीं हुआ अभी, ये एक नॉर्मल सेल है जिसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और वैक्यूल है, ठीक है। डिवीजन करते करते ये दो में डिवाइड हो जाता है, एक ही सेल होती है, एक ही पूरा पोलन ग्रेन होता है, लेकिन उसके अंदर 2 सेल होती है। ये बड़े वाली, ये ऐसे करके ये जो है ना, ये इसमें डिवाइड हो रही है, ये होती है वेजिटेटिव, और जो नीचे स्पिंडल टाइप की है, स्पिंडल शेप्ड होती है जनरेटिव सेल, ये होती है स्पिंडल शेप्ड, ठीक है। लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक और आता है, जो पोलन ग्रेन होता है ना, यहाँ पे मिसिंग है वो बात, ये न्यूट्रिशन इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है देखने को, ठीक है। जो एथलीट्स होते हैं वो सब इसको, पोलन को यूज़ करते हैं एज सप्लीमेंट, इसके सप्लीमेंट बनते हैं, वो लेते हैं एथलीट्स ताकि उनकी एनर्जी बनी रहे। ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, ठीक है, पोलन को। तो पोलन के सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं बिकॉज इट कंटेन हाई न्यूट्रिशन। दूसरी बात, पोलन से एलर्जी भी होती है। सम पोलन ग्रेन्स लाइक पार्थेनियम, कैरेट ग्रास, ये जो पौधा होता है पार्थेनियम, या फिर इसका कॉमन नाम है कैरेट ग्रास, ये कॉज करता है एलर्जी। एलर्जी में कर सकता है ये अस्थमा कर सकता है, ब्रोंकाइटिस कर सकता है, और भी तरह की एलर्जिक रिएक्शंस कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात, और फिर बिल्कुल लास्ट में आता है पोलन की वायबिलिटी, और इसको स्टोर कैसे करते हैं, ठीक है। वायबिलिटी मतलब होता है वो कब तक चल सकता है, कितने दिनों तक वो टिका रह सकता है, वो उसमें वो कैपेबिलिटी हो सकती है कि वो आगे जाके फर्टिलाइज कर सके, उससे सीड बन सके, ठीक है। अब वो खराब पोलन ग्रेन हमेशा के लिए नहीं होता, वो खराब भी होता है, तो उसकी वायबिलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे। टेम्परेचर कैसा है और ह्यूमिडिटी, मॉइस्ट है एनवायरनमेंट या कैसा है, उस चीज़ पर डिपेंड करती है एक पोलन की वायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, जो राइस और व्हीट, गेहूं और चावल का जो प्लांट होता है वो अपनी वायबिलिटी लॉस कर देता है 30 मिनट के अंदर। अगर 30 मिनट के अंदर अंदर उस पोलन का पॉलिनेशन नहीं हुआ, उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कौन से प्लांट का, राइस और व्हीट में देखने को मिलता है, तो वो पोलन खराब हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता, तो इट लूज इट्स वायबिलिटी इन जस्ट 30 मिनट्स। दिस इज फॉर राइस एंड व्हीट। वहीं पे कुछ स्पीशीज होती हैं जैसे कि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, इन फैमिलीज के जो आगे प्लांट्स होते हैं वो मंथ्स तक, महीनों तक वायबल रह सकते हैं, ठीक है। तो समझ आ रहा है, वायबिलिटी वेरी कर सकती है बहुत ज़्यादा। 30 मिनट में भी एक पोलन ग्रेन अपनी वायबिलिटी को लूज कर सकता है और कुछ स्पीशीज में महीनों तक रह सकता है। और ये नाम जो हैं, ये फैमिलीज के नेम एनसीईआरटी के हैं, रोजेसी और लेग्यूमिनेसी। अब आती है बात कि पोलन को स्टोर कैसे करते हैं। स्टोरेज के लिए इसको स्टोर किया जाता है, ईयर्स तक, सालों तक स्टोर किया जा सकता है लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। लिक्विड नाइट्रोजन होता है -196 डिग्री सेल्सियस। इतने लो टेम्परेचर पे लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करके एक पोलन को सालों तक बचाया जा सकता है, उसे स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। मैंने बताया था कि वायबिलिटी कब लूज हो सकती है, टेम्परेचर के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण। अगर हम उसके टेम्परेचर को इतना लो कर दें, वहाँ पे बिल्कुल ड्राई कर दें एनवायरनमेंट, जैसे कि नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन काम करता है -196 डिग्री सेल्सियस पे, तब पोलन को स्टोर किया जा सकता है।
और फिर ये जब पोलन स्टोर कर लिया तो इसको प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं, मतलब बाद में प्लांट्स को ब्रीड कराने के लिए। दैट इज ऑल फॉर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। लास्ट में हम एक छोटा सा क्विक रिवीजन ले रहे हैं। सो लेट्स डू ए क्विक रिवीजन फॉर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, सबसे पहले होता है स्टेमिन, जो होता है एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसमें दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। एंथर जो होता है वो एक बायलोब्ड डायथिकस स्ट्रक्चर होता है जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। इस माइक्रोस्पोरेंजिया की 4 वॉल लेयर्स होती है। सबसे बाहर वाली होती है एपिडर्मिस, जो प्रोटेक्शन का काम करती है। सेकंड होती है एंडोथीसियम, जो कि डेहिसेंस में पोलन के डेहिसेंस में जो कि पोलन के डेहिसेंस में हेल्प करती है। फिर थर्ड होती है मिडल लेयर्स, जो मल्टीपल लेयर्स होती है। ठीक है, फिर फोर्थ वाली सबसे अंदर वाली आती है टेपेटम, जो नरिशमेंट का काम करती है। सो द टेपेटम इज इनर मोस्ट लेयर विच नरिशेस द पोलन। और ये जो टेपेटम होती है वो एक बायोन्यूक्लियेट सेल होती है विद डेंस साइटोप्लाज्म। उसके बाद इस पूरे स्ट्रक्चर के बाद आती है प्रोसेस जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसमें पोलन मदर सेल माइक्रोस्पोर्स बनाती है मियोसिस की हेल्प से, जो कि ये जो माइक्रोस्पोर होती है, एक पोलन मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर बनाती है जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, जो आगे जाके डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन में, विच इज अ मेल गैमीटोफाइट। पोलन ग्रेन इज अ मेल गैमीटोफाइट, गैमीट नहीं है, मेल गैमीटोफाइट है। गैमीटोफाइट वो होता है जो गैमीट्स को कैरी करता है। इस पोलन ग्रेन की भी 2 लेयर होती है, बाहर वाली एक्साइन, अंदर वाली इंटाइन। बाहर वाली बड़ी हार्ड होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, अंदर वाली सॉफ्ट होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। फिर इस पोलन ग्रेन के अंदर 2 टाइप के सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल होता है बड़ा और फूड स्टोर करने वाला, जेनरेटिव होता है स्मॉलर। जो वेजिटेटिव सेल होता है वो पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है। जेनरेटिव सेल का काम होता है मेल गैमीट्स बनाना, 2 मेल गैमीट्स बनाती है ये। फिर आगे बात आती है पोलन के स्टोरेज की। ये स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे, और वहाँ पे स्टोर होने के बाद आगे इसे ब्रीडिंग में यूज कर सकते हैं। फिर लास्ट में आता है पोलन की वायबिलिटी। पोलन की वायबिलिटी वेरी कर सकती है, जैसे राइस और व्हीट की बात करें तो वो 30 मिनट में अपनी वायबिलिटी को लूज कर देता है। और वहीं पे रोजेसी और लेग्यूमिनेसी, इन फैमिलीज में जो पोलन होते हैं वो मंथ्स तक, महीनों तक टिके रह सकते हैं, वाइबल रह सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो एंड दिस क्विक रिवीजन ऑल्सो। वीडियो पसंद आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा इससे। और अपने डाउट्स को कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है। और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इसी चैप्टर का एक और टॉपिक बचता है, फीमेल गैमीटोफाइट, यानी कि ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक की कहानी, मेगास्पोरोजेनेसिस, ये सब टॉपिक मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सो stay healthy, keep going, good luck.